दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बैंक है। ये करीब 200 साल पुरानी बैंक है भारत की और पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो आज के डेट में एसबीआई का मार्केट कैप करीब 4.25 लाख करोड़ का है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के क्वार्टरली रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट देखेंगे और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहां पर कुछ लेवल्स हम लोग देखेंगे। अगर एसबीआई का शेयर हमें खरीदना है तो कौन से लेवल पर खरीदना है, कौन से लेवल पर एंट्री करनी है, और अगर पहले से हमारे पास एसबीआई का शेयर पड़ा है तो अगर उसमें हमारे प्राइस से ज़्यादा की गिरावट है तो कहाँ पर दोबारा री एंट्री करनी है, एवरेज करनी है, ये सारा हम एसबीआई के प्राइस चार्ट पर देखेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं एक लेवल बताऊंगा जहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। यानी कि 6 से 12 महीने में एसबीआई कौन सा लेवल दिखाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एसबीआई के प्राइस चार्ट पर हम लोग एसबीआई के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को भी देखेंगे कि वो कौन सा सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे एसबीआई का प्राइस का जाना बिल्कुल असंभव सा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एसबीआई के फंडामेंटल्स देखेंगे, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, साथ ही साथ एनुअल रिजल्ट भी देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर आपको वो सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 की बात करें तो इनकी रेवेन्यू 68,033 करोड़ थी। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनको 25,737 करोड़ का नुकसान है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 6,126 करोड़ का प्रॉफिट है इनको। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट नुकसान में चल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट प्लस में आ चुका है। ये इसलिए कि इनका जो अदर इनकम है वो 35,398 करोड़ का है। अदर इनकम और फाइनेंसिंग प्रॉफिट को अगर मिला दें तो नेट प्रॉफिट इनका प्लस में आ जाता है, जो 6,126 करोड़ का है। ये 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 4 का रिजल्ट था, जिसका कंपेयर हम क्वार्टर 3 से करेंगे। क्वार्टर 3 में जो रिवेन्यू था इसका वो 70,100 करोड़ का था, जिसमें हमने क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में गिरावट देखा है। वो 70,100 करोड़ से घट करके 68,033 करोड़ हो गया। साथ ही साथ अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो 18,467 करोड़ का नुकसान था, जो क्वार्टर 4 में बढ़ करके 25,737 करोड़ का नुकसान हो गया। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम में यहाँ पर थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। क्वार्टर 3 में 27,082 करोड़ का अदर इनकम था, जो बढ़ करके 35,398 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 6,258 करोड़ का नेट प्रॉफिट था क्वार्टर 3 में, जहां हम थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट घट करके 6,126 करोड़ हो गया। तो ये था क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन, जहां हमने क्वार्टर 3 को क्वार्टर 4 से कंपेयर किया है। अब यहाँ पर हम लोग वाई टू वाई यानी कि ईयर टू ईयर अगर रिजल्ट का हम लोग एनालिसिस करें तो सेम क्वार्टर में 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में अगर देखेंगे इसकी रिपोर्ट तो रेवेन्यू जो है वो 65,875 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें स्लाइटली बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि सेम क्वार्टर में 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में 68,033 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे तो 24,630 करोड़ का नुकसान था सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस इनका
-25,737 करोड़ था। यानी कि जो इनका लॉस प्रीवियस ईयर में 24,630 करोड़ का था वो बढ़ करके 25,737 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट जहां हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट लॉस में इनको 6,910 का प्रॉफिट हुआ था सेम क्वार्टर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इसमें भी हमने दबाव देखा है। सेम क्वार्टर में 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में 6,126 करोड़ ही रह गया इनका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने देखा क्वार्टर 4 के रिजल्ट में 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में आया था उससे ज़्यादा डल इस बार 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 4 में आया है। बट नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर 4 में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 6,910 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो घट करके 6,126 करोड़ का रह गया है। तो ये था क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस जो हमने देखा। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में चारों क्वार्टर को मिलाकर के जो रेवेन्यू इनका आया था वो 2,78,115 करोड़ का रहा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस इनका 70,715 करोड़ का लॉस था। अदर इनकम की बात करें तो 1,07,222 करोड़ का इनको अदर इनकम था, जिसके कारण इनका नेट प्रॉफिट 22,405 का रहा। 22,405 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिपोर्ट से इसकी कंपेयर करें तो इनका जो प्रीवियस फाइनेंशियल में रेवेन्यू था वो 2,69,852 करोड़ का था जो बढ़ करके 2,78,115 करोड़ का हो गया। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले साल 64,181 करोड़ का नुकसान था जो बढ़ करके 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में 70,715 करोड़ का हो गया। अगर अदर इनकम की हम बात करें तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनका जो बढ़त अदर इनकम था वो 98,159 करोड़ का था जो बढ़ करके 1,07,222 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 19,768 करोड़ का था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ करके 22,405 करोड़ हो गया। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले करंट फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स कि 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर 2019 से कंपेयर करें तो 2019 के एनुअल रिपोर्ट में जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं वो 2,300 करोड़ का था जिसमें भारी उछाल देखने को मिला है केवल 3 सालों में ही। 2019, 2020 और 2021 में तीनों साल को अगर मिला दें तो 2019 में इनका नेट प्रॉफिट 2,300 करोड़ का था जो आज के डेट में करीब 10 गुना बढ़ गया है, 22,405 करोड़ का हो गया है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा पिछले 3 सालों में एसबीआई का और आगे इस परफॉर्मेंस के आधार पर ये कंपनी और भी अच्छा करेगी ये बिल्कुल कहा जा सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर और वहाँ पर वो सारे लेवल्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमें एंट्री करना है, एग्जिट करना है, एवरेज करना है और साथ ही साथ इस स्टॉक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल के बारे में बताऊंगा। तो हम आ गए हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्राइस चार्ट पर और यहाँ पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस एसबीआई का 419 रुपये है। करंट मार्केट प्राइस एसबीआई का 419 रुपये है और अभी अभी इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक होल्ड कर रहा है और अभी करीब करीब अपने ये लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो लंबे समय के लिए इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक एक बेहतरीन बाई है और लंबे समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया पिछले 18 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया है।
403 के आसपास इसकी प्राइस 26 रुपए हुआ करती थी और आज के डेट में 419 रुपए है। अगर इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल करंट मार्केट के प्राइस के पास ही इसका सपोर्ट लेवल है जो है 403 रुपए का। तो मुझे नहीं लगता है कि 403 रुपये और 419 रुपये में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल अपने सपोर्ट प्राइस के पास ही है। अगर 403 के लेवल को तोड़ करके स्टॉक नीचे जाता है तो दूसरा लेवल जो है वो 373 का है, जहां पर ये स्टॉक स्विंग करके वापस ऊपर की तरफ अप मूव कर सकता है और अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में है और आने वाले 10-12 सालों तक भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर दो लेवल हमने बताए, एक लेवल बिल्कुल प्रॉपर एंट्री लेवल था जो 403 का है और इसके पास ही ये स्टॉक चल रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में एंट्री किया जा सकता है। दूसरा लेवल 373 का है, जहां पर इस स्टॉक में री एंट्री की जा सकती है या फिर एवरेजिंग की जा सकती है, क्योंकि इस लेवल से इस स्टॉक का स्विंग करके ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब जो तीसरा लेवल है वो इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है जो है 244 रुपये का। 244 रुपये के लेवल से इस स्टॉक का प्राइस आने वाले 4-5 सालों तक ऊपर ही रहेगा। इस लेवल के नीचे जाना इस स्टॉक का काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये लेवल जो है इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। जो भी बंदा इस स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड है, जब तक 244 के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है तब तक बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक लगातार अपने ट्रेंड में बना रहेगा और हर बार एक नया हाई बनाने की कोशिश करता रहेगा। जब जब स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ता है तो वो लंबे समय के लिए एक मल्टी बैगर बन जाता है। तो ऐसे ही संभावनाएं इस स्टॉक में भी देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 3 लेवल्स बताए। पहला लेवल जो था 403 का, जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। 373 का जो लेवल है वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। 244 का जो लेवल है वो इस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। और अब मैं आपको इस स्टॉक का वो प्राइस बताने वाला हूं जहां पर ये स्टॉक आपको 6 से 12 महीने में देखने को मिल सकता है और वहां पर आप इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे वो 100% प्रॉफिट बुक कर लें या फिर पार्सल प्रॉफिट बुक करके बाकी के अमाउंट को लंबे समय के लिए स्टॉक में इन्वेस्टेड छोड़ दें। तो 600 रुपये का जो लेवल है वो इस स्टॉक का टारगेट लेवल है, जो ये 6 से 12 महीने में आपको 600 लेवल दिखा सकता है। 600 के लेवल पर ये स्टॉक आने के बाद वहाँ से ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, जहाँ पर ये रुक सकता है या फिर वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 600 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुक करके बाकी के अमाउंट को लंबे समय के लिए छोड़ा जा सकता है। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो पूरा 100% प्रॉफिट भी 600 के लेवल पर बुक कर सकते हैं। तो 600 का लेवल आपको 6 से 12 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मैंने यहां पर आपको थोड़ी बहुत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाया और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जहां मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ लेवल्स भी बताए जहां आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी कर दें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को मजबूत बनाते रहें। फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।